हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग कम्युनिकेशन के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, तो कितने तरह के सिग्नल होते हैं, किस तरीके से सिग्नल कंटिन्यूस इन टाइम, डिस्क्रीट इन वैल्यू हो सकता है, कंटिन्यूस इन टाइम, कंटिन्यूस इन वैल्यू हो सकता है, और डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ के फाइनलाइज किया था कि एक एनालॉग सिग्नल क्या होता है और एक डिजिटल सिग्नल क्या होता है। हम यहाँ पे कंसर्न रहेंगे एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो अगर हम किसी भी सिग्नल का फर्स्ट लुक देखते हैं या एनालिसिस करते हैं तो हम बेसिकली टाइम के साथ वो सिग्नल कैसे वेरी कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, उसे रिकॉर्ड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने ऑडियो को डिस्प्ले करती हूँ या ऑडियो को जब मैं देखती हूँ स्क्रीन पे, तो ऑडियो कुछ इस तरीके से हमें इस तरीके से फाइल में आपको जनरेट हुआ मिलता है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ऑडियो सिग्नल है। ये आपका टाइम के साथ इस तरीके से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है। अगर हम किसी पेशेंट की ईसीजी देखते हैं तो वो आपकी एक इस तरीके से एक PQRS वेव फॉर्म में आपको इस तरीके से एक रिपीटेड पैटर्न दिखाई देता है। तो जो रियल टाइम सिग्नल है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं वो आपको बेसिकली पहले लुक में पता चलता है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं या कम्युनिकेशन इंजीनियर की बात करते हैं तो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एनालिसिस करनी होगी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें इसलिए है कि जो सिग्नल टाइम में इस तरीके का दिखता है वो फ्रीक्वेंसी में कैसा दिखेगा। जब आप उसका फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप उसे उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहेंगे या उसे आप उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उस स्पेक्ट्रम को देख के आप ये पता लगाएंगे कि इस सिग्नल को चैनल पे भेजने के लिए मुझे कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी। ठीक, और इस बैंडविड्थ को डिसाइड करने के लिए पहले आप सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जब हम किसी सिग्नल को एनालिसिस करेंगे तो उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो पॉपुलर मेथड है वो है फोरियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना, ये आप अपने सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में पढ़ चुके हैं। सिग्नल एंड सिस्टम का वो पोर्शन जो आपको एनालॉग कम्युनिकेशन समझने में मदद करेगा उसे मैं रेफरेंस के लिए ब्रीफ करती जाऊंगी। फोरियर सीरीज कैलकुलेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सिग्नल और सिस्टम में सीख लिया होगा। ये कैलकुलेशन अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, तो सिग्नल एंड सिस्टम का जब भी कोर्स बनेगा तो उसमें हम ये डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको आप मॉड्यूलेशन समझ सके, किसी सिग्नल का कैसे शिफ्टिंग हुआ वो समझ सके, उसके लिए मैं कौन सा बेसिक फार्मूला, कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी काम में ली गई है उसको समझाते हुए एक कंटिन्यूस फ्लो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप समझ सकें कि जब आपने पहला चैप्टर एनालॉग कम्युनिकेशन में अगर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उठा लिया है तो वो आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, आप समझ सकें कि ये जो कुछ भी डेरिवेशन और फिगर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो किस वजह से और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एनालॉग कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन इंजीनियर्स आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अदरवाइज आपको ये डेरिवेशंस बहुत लेंदी लगने लगेंगे। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल लेके चले। एनालॉग सिग्नल में भी हमने पढ़ा था कि सिग्नल पीरियोडिक भी होता है और सिग्नल नॉन पीरियोडिक भी होता है। एक आइडियल पीरियोडिक सिग्नल की हम जब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो दैट डू एग्जिस्ट फ्रॉम t इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू t इक्वल्स टू +इन्फिनिटी, जो सदा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और जिसका एक टाइम पीरियड है। तो पीरियोडिक सिग्नल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि GT है जिसका एक्सप्रेशन है e⁻⁻t। ये डायग्राम और ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। तो अगर हम इस पीरियोडिक सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो ये t इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से चलता आया था और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। दिस इज कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू। ये जो ग्राफ बन रहा है ये भी कंटिन्यूस है, किसी न किसी
टी के हर वैल्यू पे कुछ न कुछ इसका एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट करने के लिए हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करते हैं। दिस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फोरियर सीरीज प्रेजेंटेशन। आपको कहीं जगह पे ये एक्सपोनेंशियल प्रेजेंटेशन के नाम से भी मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब है वी आर इंक्लूडिंग द टर्म ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 0 टी। ठीक है, तो जो सिग्नल टाइम में जी टी है उसका फोरियर सीरीज प्रेजेंटेशन जी टी विल बी n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एन ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा 0 टी। ओमेगा 0 इज नथिंग बट 2 पाई बाय t0 that is the time period of एनालॉग सिग्नल। ओके, तो अगर आप इस सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो डी एन, ये जो आपका कोफिशिएंट है इसकी कैलकुलेशन होती है डी एन इज डिफाइंड एज 1 बाई t0 द लिमिट t0 जी टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 0 टी डी टी। तो इस तरीके से डी एन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और डी एन की वैल्यू को अगर हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। d0 विल बी 0.054, दिस इज द एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड ऑफ डी एन इस कोफिशिएंट का। ओके, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पे आपका जो d1 आएगा 0.122, 0.0625। इस तरीके से आपका ये जो टाइम में सिग्नल है उस टाइम में सिग्नल का फ्रीक्वेंसी में अगर आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके का बन गया है। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल एनालॉग सिग्नल की बात की तो जो हमने टर्म यूज़ की है वो है सीरीज़। सीरीज़ मीन्स वी आर हैविंग ए सीक्वेंस। ओके, तो जो भी सिग्नल टाइम में कंटिन्यूअस है वो फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज अ सीरीज, डी एन डिस्क्रीट बन जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल को प्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक फोरियर सीरीज बनेगी और ये इस तरीके के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। पीरियोडिक सिग्नल का प्रेजेंटेशन फोरियर सीरीज की फॉर्म में होगा। कंटिन्यूअस ये टाइम में है और टाइम अनलिमिटेड है। दिस सिग्नल एग्जिस्ट फॉर अ t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये टाइम अनलिमिटेड सिग्नल है, तो इसका अगर आप फूरियर एनालिसिस करेंगे या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, आपको डिस्क्रीट वैल्यू के कंपोनेंट्स मिलेंगे और इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके एम्पलीट्यूड जो है, अब जब आप फूरियर सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका जो कंपोनेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, उसका एम्पलीट्यूड भी होता है और उसका फेज़ भी होता है। तो ये अगर उसके डीएन के एम्पलीट्यूड्स हैं, ये पल्स हाइट, तो इसका फेज़ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फेज़ जो है वो इस जोन में +π/2 और इस जोन में -π/2 रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहती है आपका जब भी आप इसको फोरियर सीरीज़ में या फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल, टाइम अनलिमिटेड सिग्नल विल हैव अ फोरियर सीरीज़। लेकिन जो हमारे रियल टाइम, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो हमारे रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं या जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल्स हैं वो t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से t इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक नहीं एग्जिस्ट करते। तो हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल एग्जिस्ट हो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा जो सिग्नल होगा वो किसी वक्त पे शुरू होगा और किसी वक्त पे एंड भी होगा, ठीक है, और तो हम उसे पीरियोडिक सिग्नल की कैटेगरी में नहीं डालते। तो हमारा जो सिग्नल है हम मान लेते हैं कि वो कैटेगरी में आते हैं अपीरियोडिक सिग्नल, टाइम लिमिटेड सिग्नल। उनका जनरेशन और उनकी एग्जिस्टेंस एक टाइम तक ही रहेगी। तो हम एक स्टैंडर्ड सिग्नल को लेके चलते हैं कि जो अपीरियोडिक है और जो टाइम लिमिटेड सिग्नल है। तो हमारा ये जो सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था उसको अगर हम यूटी से, यूटी सिग्नल इज ए यूनिट स्टेप सिग्नल जो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ओके, 0 to 1 t के लिए और एम्पलीट्यूड 1। तो अगर इसे आप करेंगे तो आपको केवल ये वाला सेगमेंट मिलेगा। तो e रेज टू पावर -at ut, -a इज रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके, ओके। तो ये जो सिग्नल मिला है बेसिकली आपके जितने भी सिग्नल होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे।
एक टाइम पे शुरू होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सिग्नल है और ये सिग्नल आता है एपीरियोडिक टाइम लिमिटेड सिग्नल में। तो एपीरियोडिक टाइम लिमिटेड सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी में तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर अपीरियोडिक टाइम लिमिटेड सिग्नल विल बी जी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा मतलब हम उसे फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जी ओमेगा विल बी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लिमिट्स गोज फॉर टी, जी टी रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 0 टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए कि जो आपका टाइम लिमिटेड सिग्नल है उसको जब आप फोरियर में या फ्रीक्वेंसी में जब ड्रॉ करेंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूस, ये टाइम में आप इसे डिस्क्रीट मान सकते हैं या इसे आप टाइम लिमिटेड मान सकते हैं। वी शुडंट से डिस्क्रीट, दिस इज कंटिन्यूस इन टाइम एंड टाइम लिमिटेड। तो जो टाइम में लिमिटेड है वो फ्रीक्वेंसी में अनलिमिटेड रेंज तक स्प्रेड हो जाएगा और आपको एक इस तरीके का कंटिन्यूस ग्राफ मिलेगा। जी ओमेगा इज अ कंटिन्यूस ग्राफ विद द पीक वैल्यू 1/a और इस तरीके से इसका एक एम्पलीट्यूड जो है वो ड्रॉ करेंगे। जब आप इसका एम्पलीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरीके से वेव फॉर्म मिलेगी और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसमें एम्पलीट्यूड भी होगा और फेज़ भी होगा। फेज़ है इस जोन में +π/2 और इस जोन में -π/2। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि पीरियोडिक सिग्नल जो है वो फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है और अपीरियोडिक टाइम लिमिटेड सिग्नल जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे सारे सिग्नल जिनको हम प्रोसेस करेंगे, हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल्स, सारे जो सिग्नल्स हैं वो अपीरियोडिक सिग्नल्स में आते हैं। तो हम कंसर्न रहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। ये हम अपने एक रेफरेंस के लिए सीख लेते हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल है जो हम कंसिडर करते हैं और ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसे हम प्रोसेस करते हैं। तो अगर आप किसी भी सिग्नल की, टाइम सिग्नल का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे उसकी कंडीशन है दैट इंटीग्रेशन ऑफ जी टी ओवर द टाइम पीरियड -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। अगर इस एक्सप्रेशन में a इज़ लेस देन 1 या a इज़ लेस देन 0 अगर हो जाता है तो ये क्वांटिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो जाएगी और इसकी एनर्जी आपकी जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रही होगी, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होने के लिए आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ज होने वाली होनी चाहिए। तो जो टेक्निकल टर्म्स में किसी भी सिग्नल की फिजिकल एग्जिस्टेंस इज़ द सफिशिएंट कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन। ओके, तो जो सिग्नल जनरेट किया जा सकता है, एग्जिस्ट किया जा सकता है रियल वर्ल्ड में, उसी का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात कि पीरियोडिक सिग्नल जो टाइम में अनलिमिटेड है वो फ्रीक्वेंसी में लिमिटेड हो जाएगा और जो टाइम में लिमिटेड है वो फ्रीक्वेंसी में अनलिमिटेड हो जाएगा और इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। पहला काम तो ये कि ये समझ में आना चाहिए दो अलग अलग तरीके के क्यों ग्राफ होते जा रहे हैं। एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं पहली बार तो ये सब चीज़ें बहुत एक जैसी लगती है और हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि ये और ये क्यों डिफरेंस है। फाइनली जो एक कम्युनिकेशन इंजीनियर जिस चीज़ पे फोकस करता है उसका काम केवल इस एनालिसिस को देख के पता लगा लेता है कि हमें किस बैंडविड्थ का चैनल लेना होगा, मेरा जो एम्पलीफायर है वो मुझे किस तरीके का डिज़ाइन करना है, किस तरीके का मॉड्यूलेटर डिज़ाइन करना है। तो ये जो आपने ड्रॉ किया ये देख के पहला काम कम्युनिकेशन इंजीनियर का पूरे नेटवर्क को और कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने का शुरू होता है। तो पहली तो बात ये कि हमारे रियल टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म से किया जाता है और फोरियर ट्रांसफॉर्म करके हम ये देखते हैं कि ये सिग्नल उस जोन में जो टाइम में ऐसा है वो फ्रीक्वेंसी में ऐसा दिखाई देगा, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये तो पहला काम हुआ। दूसरी बड़ी बात कि अगर हम इस बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें तो ये आपका एक इवन सिग्नल बनता है। ठीक, ओमेगा इक्वल्स टू +5 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आपकी वही एम्पलीट्यूड विथ साइन मैग्नीट्यूड ओमेगा इक्वल्स टू -5 पे एग्जिस्ट करेगा। और अगर फेज़ की बात करते हैं तो फेज़ इनका ऑड सिग्नल है और इस जोन में जो भी आपका
फोरियर ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है वो इस जोन में अगर आप माइनस ओमेगा के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आप समझते होंगे। तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन का सिमिलर पोर्शन है विद द प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इस तरीके की जब स्टूडेंट्स ग्राफ देखते हैं तो उनके जो डाउट क्रिएट होता है वो एक डाउट ये है कि आप ओमेगा इक्वल्स टू माइनस पे, ठीक है, सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं, क्या फ्रिक्वेंसी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जो है इट इज़ नथिंग बट द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके। तो आपका अगर हम सिंपल से बात करें कि अगर एक व्हीकल ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड जो होगी वो आपने किलोमीटर पर आवर में निकाली, एज वेल एज अगर आप डायरेक्शन उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो अगर पॉजिटिव है तो वेस्ट से ईस्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये नेगेटिव साइन केवल रोटेशन का आपका प्रेजेंटेशन है कि जो भी आपका फ्रिक्वेंसी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से आप कंफ्यूज ना हो। ये फिजिकल क्वांटिटी में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आता है कि -5 रेडियन पर सेकंड का क्या मतलब है। तो अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और लीनियर अगर आप कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को भी आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये बेसिक हुआ आपका कि फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म आर नथिंग बट टर्म्स यूज फॉर द फ्रिक्वेंसी एनालिसिस फॉर एनालॉग सिग्नल, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक आपको कंपैरेटिव समरी समझाने के लिए कुछ पीरियोडिक और कुछ अपीरियोडिक सिग्नल जो है वो ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक सिग्नल जो कंटिन्यूस इन टाइम t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से t इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इस तरीके की आपकी पल्स रेक्टेंगुलर पल्स है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा बनेगा, ठीक है। ये dn की वैल्यूज़ है, इस तरीके से सिंक पल्स की फॉर्म में रिपीट होता हुआ आपका फोरियर सीरीज बनेगा। ये कंटिन्यूस और पीरियोडिक है तो आपको सीरीज मिल रही है। ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है तो आपको इसकी भी सीरीज मिल रही है। अगर ये टाइम गैप टाइम पीरियड t0 है तो 1/t0 लेंथ की आपको हाइट की आपको पल्सेस मिलेगी, ठीक। इसी तरीके से अगर आपका ये एक gt इक्वल्स टू 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करने वाला सिग्नल अगर है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका जी ओमेगा जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका 1 यूनिट की आपको केवल, तो वो आपका जो कंटिन्यूस इन टाइम इस तरीके से एवर लास्टिंग अगर आपका एक यूनिट फंक्शन है तो उसकी इम्पल्स बन जाएगी आपके यहाँ पे। तो ये है पीरियोडिक सिग्नल के लिए और कंटिन्यूस इन टाइम और टाइम t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल, ठीक है। और ये हमारे सिग्नल जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका एक सैंपल सिग्नल है जो आपका स्टेप सिग्नल है। इसको अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। और अगर आप एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो जो सिग्नल, यहाँ देखिए कि जो सिग्नल टाइम में लिमिटेड है वो फ्रिक्वेंसी में अनलिमिटेड हो गया, जो टाइम में अनलिमिटेड है वो फ्रिक्वेंसी में लिमिटेड हो गया। जो t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वक्त में एग्जिस्ट करता है उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम केवल ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जो टाइम में लिमिटेड है उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपके समराइज प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल्स हैं। ये कैलकुलेशन आप सिग्नल एंड सिस्टम में सीख चुके होंगे, आपको बाकी इस कोर्स के वीडियोस में ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। हम यहाँ पे एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग को समझने के लिए इनको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि सिग्नल कैसा है और ये ग्राफ्स क्यों बनते रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ड्रॉ कर देती हूँ स्टैंडर्ड सिग्नल्स जो आपको बार बार देखने मिलेंगे और उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है ताकि जब बार बार वो आपके टेक्स्ट में आए तो आप उसे रिकॉल कर सकें, ओके। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल जो है मैंने ड्रॉ कर दिए आपके रेफरेंस के लिए। और किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम एक डिवाइस
डिज़ाइन करेंगे तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम कुछ अपने स्टैंडर्ड सिग्नल्स जो हैं वो अप्लाई करके अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये सिग्नल्स, इस तरीके के सिग्नल आपको रिपीटेडली अपनी टेक्स्ट बुक्स में और एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में बड़े साइज़ में ड्रॉ कीजिएगा। ये आपके सिग्नल्स हैं और ये इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो अगर आप इनको समझ के एक बार डिराइव कर लीजिएगा खुद से और फिर ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये वेव फॉर्म आपको क्विक रिवाइज करने के लिए और अपने करेक्ट ऑप्शन को जल्दी सेलेक्ट करने में मदद करेंगे। ये आपका यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन है। यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन की वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 रहेगा टाइम स्केल पे, और ये τ/2 से -τ/2 तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है πt/τ, ये टाउ है। ओके, तो ये इस विड्थ में जो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा उसको हम यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन बोल रहे हैं, ये क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, यूनिट है। अगर इस तरीके का सिग्नल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको अलग अलग ड्रॉ किए हुए दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना कि इसका जो टाइम पीरियड है वही आपके फोरियर की पीक बन जाएगी। टाउ विड्थ का जो यूनिट रेक्टेंगुलर सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक फंक्शन बनता है। सिंक फंक्शन अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिंक फंक्शन बनता है और उसकी हाइट होगी टाउ, और ये कहाँ पे क्रॉस करेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/τ पे, फिर 4π/τ पे, इस तरीके से। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका टाउ साइन सिंक सी ओमेगा τ/2π होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से एक पेयर बन जाएगा, टाइम सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, आपको सिंक सिग्नल समझा दिया जाता है। सिंक सी एक्स इज डिफाइंड एज साइन x/x, और ये आपका इस तरीके का एक वेव फॉर्म होता है जो x की हर इंटीजर वैल्यू पे 0 होता जाएगा। x इक्वल्स टू 0 पे 1 होने के बाद x इक्वल्स टू 1, 2 इन सब पे ये 0 होता जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड सिंक फंक्शन कहलाता है। और अगर हम इसको टाइम में रिप्रेजेंट करें तो आपका अगर ये सिग्नल टाउ सिंक सी ओमेगा t/2π है, तो ये इसकी 1, 2, 3, 4 सब ओमेगा की जो ये वाली वैल्यू आएगी उन पे ये 0। इसको अगर x की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक, ये अगर x है तो साइन x/x, तो x की हर इंटीजर वैल्यू पे 0 पे 1 रहता है, उसके बाद ये 0 होता जाता है। तो आप अगर आप इसको 1, 2, 3 रखते जाएंगे, इन पॉइंट्स पे ये 0 को कट करता रहेगा। ठीक है, तो ये सिंक फंक्शन है, इसलिए यूनिट रेक्टेंगुलर का इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ये चेंज होने पे ये चेंज हो जाएंगे। ठीक, आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी विड्थ क्या है, उसी हिसाब से जो चॉइसेस में दिया हुआ उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है या बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, बिकॉज हम अभी जब पढ़ेंगे कि टाइम में कंप्रेस किया, फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस किया, तो कैसे फोरियर जो है वो आपका, या फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे मॉडिफाई हो गया, तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल बार बार काम आना है। तो इसकी विड्थ और इसकी हाइट और इसके ये क्रॉस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद में एक यूनिट ट्रायंगुलर फंक्शन जो t इक्वल्स टू 0 पे 1 है, उसके बाद τ/2 से -τ/2 तक एग्जिस्ट करता है और इस तरीके से लीनियरली ये डिके हो रहा है। अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बनेगा, टाउ सिंक सी स्क्वायर ओमेगा t/2π। ये स्क्वायर हो गया है, तो ये देखिएगा ये नेगेटिव पीक्स गायब हो गई हैं। अगेन ये आपका ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे टाउ वैल्यू होल्ड करेगा, इसकी जो विड्थ है वो इसकी हाइट बन जानी है, और ये इन पॉइंट्स पे ओमेगा इक्वल्स टू 2π/τ, 4π/τ, इन सब पे ये 0 को क्रॉस करेगा। इसको कंप्रेस करेंगे तो ये भी कंप्रेस होगा, ये हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो दूसरा सिग्नल ये होगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे दिखेगा, ये टाउ है। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ये टाउ है। तीसरा स्टैंडर्ड फंक्शन सिंक फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू पे 0 वैल्यू पे 1 होता है, और उसके बाद ये हर इसका जो 0 क्रॉस पॉइंट है वो इसके x इक्वल्स टू 1, 2, 3 पे ये 0 को क्रॉस करता है। टाइम स्केल में अगर बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा बनेगा, 2π ω/τ। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स आपको रिपीटेडली देखने मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रॉ करके इसके ऑप्शंस दिए होते हैं, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए
जल्दी करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़े हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ जो कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का हिस्सा वो क्या है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि बनाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आ पा रहा है। इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समराइज करना इज़ अ चैलेंज। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप समझ सकें ताकि आपको कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।